हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया। वी आर डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन के साथ। देखते हैं कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एक्वामैप वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर। तो अभी एक न्यू वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी सेंटर के बारे में बात किया जा रहा है, जिसको इनोग्रेट किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइज़र ने, जिनका नाम है प्रोफेसर के विजय राघवन। ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं आईआईटी मद्रास के। एंड इन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है जिसका नाम है https://aquamap.iit.am.ac.in। इसको लॉन्च किया गया है। तो बेसिक क्या होगा इसका मेन एम, एक्वामैप एक तरह से सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा कि क्या हम चैलेंजेस फेस करते हैं पानी की शॉर्टेज की वजह से। एंड हम ये भी बताएंगे कि कैसे आप पानी को बचा सकते हो, वाटर मैनेजमेंट क्या प्रैक्टिसेस अपना सकते हो जिसको आप पानी से सेव कर सकते हो। इस जो भी वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा डिफरेंट फील्ड्स में, हमारे पूरे नेशन में अप्लाई किया जाएगा। डिफरेंट मॉडल्स इसके लिए बनाए जाएंगे। और ये जो एक्वामैप है एक तरह से नेशनल वाटर सेंटर है जो कि आता है अंडर आईआईटी मद्रास के, क्योंकि इन्हीं के कोलैबोरेशन के साथ विद आईआईटी धारवाड़ ये थीम यहाँ पर नाम रखा गया है, जिसका नाम है डाटा साइंस फॉर वाटर सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चरल सस्टेनेंस। तो ये थीम के अंडर इसको ऑर्गेनाइज किया गया। अब एम देखते हैं क्या एम होगा पर्टिकुलर एक्वामैप का। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जैसे हम रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं पानी से, पानी नहीं आता, कितनी दिक्कत हो जाती है, पीने के लिए पानी नहीं होता, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं, कुकिंग के लिए पानी नहीं। तो इसीलिए पानी को बचाने के लिए हमें बहुत ध्यान की देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दिन पानी ना आए तो हमारा जीवन जो है वो जल पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन हम ध्यान नहीं देते, पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज करते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है पानी को बचाएं। एंड इसी के लिए गवर्नमेंट वो कोशिश कर रही है कुछ ऐसे सोल्यूशंस लेने के लिए जहाँ पर आपका वेरियस एप्लीकेशंस लेकर आए, वाइड इम्पैक्ट इसका हो सके। जो मिनिमम 6 वाटर इनोवेशन विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, उनको भी बताया जाएगा कि कैसे आप मॉडल अपना सकते हो जिनको आप पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में फिर काम में ला सकते हो, एंड कैसे पूरे इंडिया में वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स भी लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर 3 मेजर क्रॉनिक वाटर इश्यूज़ हैं जो हमारे ग्रेट ग्रैंड चैलेंजेस का पार्ट है, एंड इन्हीं को हम ट्रांजिशन लेके आएंगे पायलट प्रोजेक्ट्स में। एक है जो स्टेट है आर्ट ऑफ हाइड्रो इन्फॉर्मेटिक्स लेबोरेटरी, इसको सेटअप किया जाएगा इस प्रोजेक्ट के अंडर। कम्युनिटी एंड एलुमनी एंगेजमेंट मॉडल को भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, जहाँ पर हम कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट लेकर आएंगे ताकि उनको कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो और जो ये मॉडल है ये सस्टेनेबल हो सके। एक्वामैप टिप के बारे में देखते हैं। जो लेगी फिलिप है वो एक तरह से डीन है प्लानिंग की आईआईटी मद्रास की, एंड ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी है एक्वामैप की। जो 20 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो इस पर्टिकुलरली वाटर रिलेटेड इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं वो दूसरे फील्ड से आ रहे हैं। कौन कौन से फील्ड से, जैसे केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज। तो हर एक बैकग्राउंड के यहाँ पर एडवाइजर्स हमें आएंगे और अपने सोल्यूशंस अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराएंगे। इनकी गवर्निंग बॉडी भी है जो चेयर करेगी आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के द्वारा, और एडवाइजरी बॉडी भी है जो कि पॉलिसी मैपिंग एंड पॉलिसी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन में काम भी करेगी। नेक्स्ट इज अबाउट सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला। तो अभी दोबारा से हमारा हर साल ही सूरजकुंड मेला होता है 19 मार्च से। तो अब ये सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला हुआ है हरियाणा में सूरजकुंड में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है, ट्रेडिशन है, उसको सेलिब्रेट करते हैं, शोकेस करते हैं, हम दुनिया को बताते हैं। हमारा जो फेस्टिवल है ये इंटरनेशनल फेस्टिवल है, इंडिया का है नहीं, पूरे वर्ल्ड में इसको देखा जाता है। लोग वहाँ से इंडिया में आते हैं देखने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए इंडिया का कैसा ट्रेडिशन है, क्या ब्यूटी है, क्या कलरफुल इवेंट्स हैं वो देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 1 मिलियन से ज़्यादा विजिटर्स आते हैं। और ये जो मेला है लार्जेस्ट क्राफ्ट्स फेयर रहता है पूरे वर्ल्ड में, जो कि इंडिया के रिच डाइवर्सिटी को दिखाता है, इंडिया के हैंडलूम सेक्टर को, हैंडीक्राफ्ट्स को एंड कल्चरल फैब्रिक को भी दिखाता है। एक तरह से इंटरनेशनल आर्टिसन फेयर है जो कि एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है आर्टिसंस के लिए जो ग्लोब से आ रहे हैं, दूसरे वर्ल्ड से, ताकि वो भी अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखा सके। कौन होस्ट करता है इस मेले को, हरियाणा का जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है वो इसको होल्ड करता है। एंड ये एक तरह से हर साल इवेंट होता है जहाँ पर काफ़ी सालों से, बहुत सदियों से लोग आते हैं। इस मेले के बारे में देखते हैं। ये जो मेला है ये होता है 19 मार्च से 4 अप्रैल तक। इसका यही एम है कि इंडिया का कल्चरल जो टैलेंट है वो प्रमोट करना, इंडिया के जो नेटिव आर्टिसंस हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट वाले आर्टिस्ट हैं, उनको शोकेस करना, उनको एक्सपोजर देना कि वो अपनी स्किल शो करे ताकि उनको अच्छा उनका टैलेंट मार्केट हो सके, ताकि उनकी वैल्यू बढ़ जाए।
एथनिक क्यूजीन्स भी होते हैं जो पूरे वर्ल्ड से आ रहे होते हैं, वो इस पर्टिकुलर मेले में सर्व किए जाते हैं। यहाँ पर फूड कोर्ट भी होता है, मल्टी क्यूजीन फूड कोर्ट, जहाँ पर डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड भी शोकेस किया जाता है। कुछ स्पेशलाइज एरियाज भी होते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स से अम्यूजमेंट, थ्रिल राइड्स, जो मेला को एक तरह से और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करता है। और इस बार का जो पार्टनर नेशन है दैट इज़ उज़्बेकिस्तान। आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन सा पार्टनर नेशन रहता है सूरजकुंड मेला में, और अब जो एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये क्वेश्चन डेफिनेटली आने की पूरी पूरी संभावना है। जो दूसरे स्टेट पीसेस है उसमें भी आ सकता है, बट यूपी हरियाणा में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। देखते थीम का क्या, इस थीम का क्या है मेले का। जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अपनी रिच लिगेसी दिखा रहा है, अपना कल्चर दिखा रहा है हैंडीक्राफ्ट्स का। कैसे दिखा रहा है? आर्ट फॉर्म्स के थ्रू, थिएटर के थ्रू, और यही इसका थीम है। जो जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट रिप्रेजेंटेशन हो रही है। दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, सूरजकुंड मेले में कंट्री कौन सी पार्टिसिपेट कर रही है, जो पार्टनर कर रही है, दैट इज़ उज़्बेकिस्तान, और किस पर्टिकुलर स्टेट का यहाँ पर कल्चरल थीम बेस्ड है, दैट इज़ जम्मू एंड कश्मीर। ये दो चीज़ें ध्यान में रखना, जम्मू एंड कश्मीर एंड उज़्बेकिस्तान। जम्मू एंड कश्मीर के आर्टिसंस यहाँ पर आते हैं जो परफॉर्मेंस देंगे। ऑडियंस, जो ऑडियंसेस हैं उनके डिमांड के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करेंगे, अपना एक्विजिट क्राफ्ट्स दिखाएंगे, ट्रेडिशनल डांसेस दिखाएंगे। तो एक तरह से अपना आर्ट फॉर्म वो यहाँ पर शोकस करेंगे और लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, लोगों को एंटरटेन करेंगे, और अपना जो वैल्यू है वो बढ़ाएंगे, मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि लोग जो आएंगे वो अप्रिशिएट करेंगे तो उनका टैलेंट वर्ल्ड में भी फेमस हो जाएगा। सो इंडिया का कल्चर इतना ब्यूटीफुल रहता है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि यहाँ पर वैल्यू हम नहीं करते, लेकिन जो फॉरेनर्स वैल्यू करते हैं हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें अपने कल्चरल की सबसे पहले वैल्यू करनी चाहिए, तभी दूसरे लोग भी वैल्यू करेंगे। नेक्स्ट इज़ अबाउट अजोव बटालियन। ये अजोव स्पेशल ऑपरेशन डिटैचमेंट है, ये जिसको बोला जाता है अजोव रेजिमेंट, अजोव डिटैचमेंट या फिर अजोव बटालियन, और सिंपली अजोव। एक तरह से नियो नाजी है, ये राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं जो कि पहले यूक्रेन नेशनल गार्ड के पार्लियामेंट्री यूनिट के पार्ट थे, जिन जो कि बेस सिचुएटेड थे मेरियोपोल में, एंड ये आता है कोस्ट ऑफ अजोव में। तो देखते हैं ये क्यों न्यूज़ में है। जो अजोव है इसको फॉर्म किया गया था 2014 में, एक तरह से वॉलंटरी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बैटल करते हैं रशिया के साथ सेपरेटिस्ट ट्रूप जो डोनबास वार में आते हैं। 2014 से पहला इसका कॉम्बैक्ट एक्सपीरियंस रहा है जब इसने मेरियोपोल को हासिल किया था रशिया के सेपरेटिस्ट थे, प्रो रशिया सेपरेटिस्ट से। अजोव है उसको बनाया गया था यूक्रेनियन नेशनल गार्ड ने 2014 में ही, 2014 में, एंड इसके जो मेंबर्स हैं वो सर्व करते हैं एज ऑफिशियल सोल्जर्स, नेशनल गार्ड के वहाँ पर ऑफिशियल सोल्जर के तौर पर वो काम करते हैं। काफ़ी सारे एलिगेशंस होते हैं, टॉर्चर होता है, वार क्राइम्स होने के बाद जो नियो नाजी टेंडेंसीज हैं वो दोबारा से आ गई, वो दोबारा से फेमस हो गई, और जो बटालियन है उन्होंने दोबारा से अपनी जो फेमस हैं वो किसी बुरे काम के लिए ज़्यादा वो होने लग गए। जो वोल्फ एंगल है एक तरह से नाजी का सिंबल है जो कि यूज़ किया जाता है बाय सेकंड एसएस पैंजियर डिवीजन दास फ्रिश ने, एंड ये फीचर है ग्रुप का लोगो। ये क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि कैसे इसके कंट्रोवर्शियल सिंबल्स भी हैं, क्योंकि ये नाजी सिंबल है, आप देख सकते हो यहाँ पर, तो ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहता है। तो फॉर्मर्स के बारे में देखते हैं। जो एंड्रे बेलेक्स्काय है उन्होंने, जो पैट्रियट थे यूक्रेन के जिसको 2005 में फॉर्म किया गया था, एंड एसएनए है उसको 2008 में फॉर्म किया था, वो इसके कमांड थे यूनिट की। 2014 में जो बेलेट्स्काय है उनको इलेक्ट किया था पार्लियामेंट में, ये इलेक्शन जीत गए थे। उसके बाद उनको अजोव छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब से वो इलेक्ट हुए थे उनको परमिट नहीं किया जाता कि वो मिलिट्री या पुलिस फोर्स में काम करे, इसलिए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 2019 तक। फिर 2016 में उन्होंने एक राइट नेशनल कॉप्स पार्टी बनाई जिसका मेजर कोर सपोर्टर थे अजोव वेटरन्स। जो डेंस प्रोकोपेंकी हैं वो करंट कमांडर रहे हैं इस बटालियन के। तो एक तरह से बैकग्राउंड था, दैट इज़ नॉट रेलिवेंट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब देखते हैं कि अब ये पार्ट बन गए हैं आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन के, क्योंकि 2014 में जो यूक्रेन का इंटीरियर मिनिस्टर थे उन्होंने रिकोगनाइज़ किया था कि कंट्री की मिलिट्री बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, कि हम जो रशिया के सेपरेटिस्ट हैं जो रशिया मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं उनके कंपैरेटिव में हमारी जो मिलिट्री कैपेसिटी है यूक्रेन की बहुत ज़्यादा स्लो है, बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए हमें पैरामिलिट्री वॉलंटियर ट्रूप्स के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा अगर हमें कभी ज़रूरत पड़ती है तो यही जो सोल्जर्स होते हैं ये प्राइवेटली, इनको जो ओलिगार्क्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी मोनोपोलीज कंपनीज होती हैं वो इनको फंड करती हैं,
जिनका नाम है ओगोर कोलोमस्काई, बिलियन एनर्जी एंटरप्रेन्योर हैं एंड ये फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं। जो दूसरी कंपनी है दैट इज शर्ले टारूटा, ये भी एक तरह से बिलियनर गवर्नर है डोनेट्स्काई रीजन के, ये भी फंड करते हैं अजोव को। तो एक तरह से ये यूक्रेन की पैरामिलिट्री फोर्सेस है, एजेंसीज है जो रशिया के अगेंस्ट फाइट कर रही है, क्योंकि यूक्रेन का खुद का सिस्टम, मिलिट्री जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए वो इन फोर्सेस का सहारा लेता है। और देखते हैं न्यू नाजी आइडियोलॉजी ऑफ अजोव बैटेलियन। जो एंड्रयू डियाकेंशी थे, जिनके रेजिमेंट स्पोक्सपर्सन थे, उनके मुताबिक जो 10 से 20% है अजोव रिक्रूट्स वो नाजीज ही थे। और जो यूनिट है उन्होंने मना कर दिया था कि वो नाजी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते, लेकिन वो नाजी है क्योंकि उनका जो नाजी इंसिग्निया है जैसे कि स्वास्तिका, एसएसएस रेप्लिका, वो अजोव के मेंबर्स यूनिफॉर्म पर या बॉडीज़ पर दिखता है। तो जो इंडिविजुअल मेंबर्स है जो बोलते हैं कि हम नियो नाजीज़ हैं या फिर हम हार्डकोर अल्ट्रा नेशनलिज्म है, वो इस पर्टिकुलर ग्रुप में हमें बहुत ज़ोरों शोरों से देखने को मिलता है। इन्होंने एक स्ट्रीट पेट्रोल यूनिट भी लॉन्च किया था जिसका नाम था नेशनल ड्रूंजा, जिनको ये लॉन्च किया गया 2018 में, ताकि आप जो ऑर्डर है क्यूइंग का, जो कि इसका कैपिटल है, उसको रिस्टोर किया जाए। लेकिन जो स्क्वाड कमेटी थे जो कि रोमा कम्युनिटी के अगेंस्ट थे, उन्होंने असॉल्ट किया था एलजीबीटी कम्युनिटी के मेंबर्स को, तो इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशन भी हो गए थे। तो अब देखते हैं जो यूनाइटेड नेशन है, ह्यूमन राइट कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, उन्होंने अक्यूज़ किया है कि जो अजोव बटालियन है वो ह्यूमैनिटेरियन रो ग्राउंड पर सक्सेसफुल नहीं है, वो लोगों के ह्यूमन राइट्स के साथ खेलती है, उनका खिलवाड़ करती है, क्योंकि वो सिविलियंस को डिस्प्लेस कर देती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ को लूटती है। एंड ये पता लगाया था जब एक स्टडी को कंडक्ट किया गया था, ये रेप भी करती है एंड जो इंटीमेट्स होते हैं वॉर रीजन में जैसे दानबास रीजन में उनको टॉर्चर भी करती है। तो इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लगाई गई थी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की। नेक्स्ट देखते हैं जोजिला पास। जोजिला पास एक तरह से पास है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, उसकी लोकेशन हम बाद में देखेंगे। जो जोलिशा पास है बेसिकली एक नेम है हाई माउंटेन पास का, जो कि लोकेटेड है लद्दाख में। ये लोकेटेड है द्रास रीजन में एंड ये कनेक्ट करता है द्रास को एंड सुरू वैलीज को नॉर्थ ईस्ट से, जो कश्मीर वैली को वेस्ट से एंड इंडस वैली को ईस्ट से। तो एक तरह से ये इसका ओवरव्यू था जोग्राफिकल लोकेशन का। और ये नेशनल हाईवे 1 में आता है बिटवीन लेह एंड श्रीनगर। और जो ऑल वेदर टनल है ये जोजिला टनल, जिसको कंस्ट्रक्ट किया गया था ताकि जो व्हीकल फ्लो है विंटर में उसको कम किया जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होती है। अब देखते हैं जो एटिमोलॉजी है जोजिला की वो क्या है। जो माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स, उसका मीनिंग है जोजिला। जोजिला का मतलब है द माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड, मतलब तूफान में ये माउंटेन पास जिंदा रहता है। बाकी चीज़ें इस तूफान में सब ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये पास जिंदा रहता है, इसलिए इसको जोजिला पास बोलते हैं। क्योंकि पास और जो वर्ड है ला, इसका एक मतलब होता है माउंटेन पास की, एक तरह से माउंटेन का जो एरिया है उसके बीच में आप रास्ता देते हो, एक टनल बनाते हो जहाँ से लोग आना जाना अपना कर सकें, तो इसलिए इसको पास बोलते हैं। लोकेशन देखते हैं। जो जोजिला पास है लोकेटेड है श्रीनगर से 100 किलोमीटर की दूरी पे एंड सोममार्ग से 15 किलोमीटर की दूरी पे, और ये कनेक्ट करती है कश्मीर वैली को लद्दाख से। एंड इसका जो एलिवेशन है दैट इज 3528 मीटर्स और 11575 फीट। सेकेंड हाईएस्ट पास है श्रीनगर ले नेशनल हाईवे का, और जो फर्स्ट पास है दैट इज़ हाईएस्ट मेजर पास है दैट इज़ फोटूला। विंटर्स के टाइम पर इसको बंद कर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लेजर्स आती हैं, बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं, सोनो के तूफान आते हैं। जो विजयनायक फोर्स यूनिट है एंड बैकन फोर्स यूनिट है ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वो इस पर्टिकुलर जोजिला पास की मेंटेनेंस की तरफ ध्यान देते हैं, और जब रोड ब्लॉक हो जाती है सर्दियों में स्नो की वजह से उसको क्लियर का भी काम करने का इन्हीं का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सो ये मेजर पासिस है, एक बार आप देख सकते हो। दिस इज़ योर जोजिला पास, उधर खंदूला पास, पेंसी पास, फिर प्रांजल पास, रोहतांग पास, सिपकी पास, नीति पास, लिपुलेख पास। लिपुलेख पे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो इस बार जोजिला पास पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू दीज पासेस। देखते हैं कि जो जोजिला पास था वो जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ था 1947 में, तब इसको सीज़ कर दिया गया था पाकिस्तान की फोर्सेस के द्वारा। एंड उनका क्योंकि उनका मेन एम था कि उनको लद्दाख को कैप्चर करना है। 1 नवंबर को जो इंडियन फोर्सेस हैं उन्होंने रिकैप्चर किया था इस पार्ट को इस पर्टिकुलर ऑपरेशन में, जिसका नाम था ऑपरेशन बाइसन। यहाँ पर टैंक्स यूज़ किए गए थे ताकि एनिमी को सरप्राइज़ किया जाए, उनको डराया जाए, भगाया जाए, तो इसलिए इंडिया के पास वापस इंडिया ने रिस्टोर किया है।
जोजिला टनल के बारे में देखते हैं। ये प्रोजेक्ट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था 2018 में एंड मई 18 में, एंड इसी का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया था। ये 14 किलोमीटर का टनल है जो आपका 3 घंटे का टाइम कम कर देगा। कैसे? अगर आपको जाना है तो जोजिला पास से एक टनल आपका 15 मिनट में कम कर देगा, जो 3 घंटे का रास्ता था वो आप 15 मिनट में कर सकते हो। एंड यहाँ पर $930 मिलियन का भी कंस्ट्रक्शन कॉस्टिंग की बात किया जा रहा है। एंड ये एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल होगा। बाई डायरेक्शन मतलब जिसमें 2 डायरेक्शंस होती हैं, तो ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट होगा जब ये बन जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल इंडिया में बन रहा है, लद्दाख में बन रहा है, जिसका नाम है जोजिला पास टनल। ओके ओके देन, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। कोई डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो, एंड आप हमें मेल कर सकते हो info@officerbitia.com पर। कोई इशू है, कोई परेशानी है तो आप हमें मेंशन करना ना भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।